हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ेंगे। ये भी एक केस स्टडी है जिसको हम अच्छे से समझेंगे और फिर क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है भारत स्टील लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है, एन इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग 50 मिलियन टन्स ऑफ स्टील एनुअली and generating revenue of 38 billion US dollars, has recently acquired the world's second largest steel producing company, German Steels. So क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि भारत स्टील कंपनी जो है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, आप देख सकते हैं पूरे साल में इन्होंने काफ़ी प्रोडक्शन की है और काफ़ी अर्निंग्स भी इन्होंने की है। देखिए स्टूडेंट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़ायदा होता है। रेवेन्यू मतलब होता है टोटल कमाई। अच्छा, इसमें से जो खर्चा होता है वो माइनस होता है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके ही प्रॉफिट आता है। पहले तो आप ये याद रखिएगा, कभी रेवेन्यू को प्रॉफिट मत समझ लेना। तो 38 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है, ये इसकी जो साल भर की कमाई है, ठीक है। कमाई में से खर्चा जब माइनस करेंगे ना, तब प्रॉफिट निकल के आएगा। लेकिन इतनी कमाई भी बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़ेंगे। हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड द वर्ल्ड लार्ज, तो इन्होंने क्या किया, एक और कंपनी जो कि जर्मन स्टील नाम की कंपनी थी, इसको ये एक्वायर करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, एक्वायर मतलब होता है बेसिकली कि टेक ओवर करना चाहते हैं, ठीक है। टेक ओवर ये वर्ड होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो जर्मन स्टील है, इसके सारी ब्रांचेस जो है वो भारत स्टील में कन्वर्ट हो जाएंगी और जर्मन स्टील के जो ओनर्स हैं उनको पैसा मिल जाएगा और शेयर्स वगैरह जो होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, लाइबिलिटीज सब जो है वो भारत स्टील के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इसी तरह से जो बिजनेस का टेक ओवर होता है वो होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। आफ्टर दिस एक्विजिशन भारत स्टील लिमिटेड विल बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, ठीक है। तो भारत स्टील का कोई ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि उसको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करनी है। तो ये एक्विजिशन के बाद, क्योंकि जर्मन स्टील भी एक बहुत बड़ी कंपनी होगी, तो ये दोनों जब एक दूसरे में मिल जाएंगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा स्टील बनाने लग जाएंगे। फॉर दिस एक्विजिशन भारत स्टील लिमिटेड had to arrange about 50 crore of rupees through debt and equity, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है इस वाली लाइन में। ऊपर तो चलिए कहानी दे रखी थी, अब ये वाली लाइन अगर आपने ठीक से देख ली ना तो आंसर मिल जाएगा। अब इनको एक बड़ी कंपनी खरीदनी है, तो बड़ी कंपनी है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अब कोई भी कंपनी खरीदनी है तो इतना पैसा है ना नॉर्मल कंपनीज के पास नहीं होता है, तो उनको कभी कभी पैसा अरेंज भी करना होता है, ठीक है। अब वो अरेंज कैसे करें? क्या वो उधार ले लें सारा? अगर वो इतना ज़्यादा उधार ले लेंगे तो हो सकता है कल को जो उनका आइडिया है, या देखिए मार्केट में डिमांड का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है और डिमांड कम हो सकती है। अब जैसे कोविड के समय में ही आप ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल रुक गया था। उस समय कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लेबर वगैरह ही नहीं होते थे, अवेलेबल ही नहीं थे लेबर। और उसी तरह सबकी हेल्थ का भी ध्यान रखना था। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में बिजनेसेस को बहुत लॉस हुआ। तो कंपनी ऐसा रिस्क नहीं लेती है, वो सारे के सारे पैसे उधार नहीं लेती है और ना ही सारा का सारा पैसा वो अपना पिछला बचाया हुआ लेती है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनी इस रिस्क से बचने के लिए क्या करती है, वो लोगों को बोलती है हम कुछ और शेयर्स इशू करेंगे अपनी कंपनी के, ठीक है। सीधा सा सिंपल सिंपल सा फंडा क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए कंपनी बोलती है कि मान लेते हैं हमको 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। 50 करोड़, चलिए 500 करोड़ लगा लेते हैं क्योंकि 50 करोड़ थोड़ा कम अमाउंट हो जाएगा। तो 500 करोड़ की ज़रूरत है, जिसमें से हम लोग 200 करोड़ तो ले लेंगे उधार। उधार बेसिकली डेट, ठीक है। डेट ले लेंगे जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट होगा जो हम दे देंगे, क्योंकि हमारे पहले भी प्रॉफिट काफ़ी हो चुका है। अच्छा, एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि 300 करोड़ का हम इक्विटी शेयर्स कर लेते हैं। अब इक्विटी शेयर में फ़ायदा क्या है कंपनी का? एक तो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा और कंपनी ने मालिकाना अधिकार, ठीक है ना, बेसिकली ओनरशिप जो है वो लोगों में बांट दी है। अब जो लोग हैं वो कंपनी से पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। देखिए 300 करोड़ जो है वो कंपनी को वापस नहीं देना है, क्योंकि ऐसा रूल होता है कि कंपनी पैसा कभी वापस नहीं लौटाती है। कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, कंपनी की वैल्यू कम हो जाएगी तो इनका पैसा कम हो जाएगा। रिस्क टोटली इक्विटी शेयर होल्डर्स पे होता है। तो यहाँ पे देखिए 300 करोड़ रुपए कंपनी को मिल गए और वो भी विदाउट एनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्टूडेंट्स देखिए, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनको कभी ना कभी आने वाले 4 या 5 साल में जब कंपनी का काम चल जाएगा तो उसके बाद इनको डिविडेंड्स दे सकते हैं, इनके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये सब फ़ायदे होते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स ये सब जानते हैं और वो जानबूझ के पैसा लगाते हैं। ये देखते हैं कि ये भारत स्टील कंपनी लिमिटेड ने जो एक्विजिशन अभी किया है वो फ्यूचर में कितना फ़ायदा उनको पहुंचाएगा। ठीक है, तो बेसिकली 200 करोड़ पे तो डेट है, ये तो आपको देना पड़ेगा वापस, जब डेट होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स जब भी पैसा मांगेंगे देना होगा। ठीक है, और साथ में इंटरेस्ट भी देना होता है। तो ये तो फिक्स पेमेंट हो गई। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या करते हैं, कंपनी वाले लोगों से ही पैसा उठा के किसी और कंपनी को खरीद लेते हैं, बाद में उस कंपनी का प्रॉफिट लोगों में ही बांट देते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन का जो मेन मोटिव है या क्वेश्चन का जो मेन एम है वो आपको समझ आ गया होगा कि वो आपसे बस पैसे के अरेंजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि किस तरह से पैसे का अरेंजमेंट करें, डेट करें या इक्विटी करें। ताकि देखिए 5,000 करोड़ उसको चाहिए थे, तो 50,000 करोड़ उसने किस तरह से अरेंज करना है। तो किस तरह का डिसीजन आपको समझ आ रहा है? क्या ये इन्वेस्टिंग डिसीजन है? क्या कंपनी कहीं पैसा लगा रही है? नहीं स्टूडेंट्स, ये पैसे मांगने वाला डिसीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज बच्चे हो सकते हैं कि पैसा लगा रही है कंपनी उसको खरीदने में। नहीं, क्योंकि अगर पैसा अरेंज करने के लिए बोला यहाँ पे, अभी तक तो पैसा आया ही नहीं है जो आप लगाओगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका आंसर फाइनेंसिंग डिसीजन होगा, फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, और उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको देना होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेट द फंक्शन परफॉर्म बाय द कंपनी फॉर अरेंजिंग द फंड्स। तो सिंपल सा बोला है कि आप बस फंक्शन बता दीजिए। देखिए फंक्शन कुछ नया नहीं है, डिसीजन को ही बोलते हैं। फंक्शन और डिसीजन इज सेम। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, अब आंसर देखेंगे। ये देखिए आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंस फंक्शन, जिसको हम फाइनेंस डिसीजन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट डील्स विद डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम ईच सोर्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो मतलब कंपनी को अगर पैसा कहीं से चाहिए तो वो कहाँ कहाँ से ले सकती है वो पहचानना है, सोर्स उसी को बोलते हैं। कौन कौन से तरीके हैं पैसे लेने के, इक्विटी या डेट, और सबसे सस्ता तरीका कौन सा है। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ ईच। तो सबसे पहले जो मैनेजर का सबसे बड़ा एम होता है कि सबसे सस्ता तरीका जो है उससे पैसे उठाए, ताकि फ्यूचर में ज़्यादा कंपनी के ऊपर बोझ ना पड़े। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अगर इसके भी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग बताना है आपको कि कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इस डिसीजन को, तो उसके लिए मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा जो कि पहले की वीडियोज़ में हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको हर तरह की केस स्टडी पढ़नी है और जो मेन पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से अंडरलाइन करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।